नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आज हम पढ़ने वाले हैं राजा सिंह जी की लिखी कहानी एक हमसफर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतापगढ़ से लालगंज का सफर बहुत कष्टदायक था। मेटाडोर यात्रियों से खचाखच भरी थी और तेज ठंड में भी उमस और उलझन महसूस हो रही थी। हर तरह की सांसें एक दूसरे से उलझ रही थी, एक ऐसी गंध का निर्माण कर रही थी जो असहनीय होती जा रही थी। पाद की गंध, इत्र की सुगंध और सांसों से झिरती प्याज, लहसुन, सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू खैनी की रसगंध एक सार होकर बेचैन किए थी। मैं अपनी किस्मत को कोस रहा था कि पहले मैं ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठा था अकेला, परंतु जब ड्राइवर कम कंडक्टर ने एक एक करके 3 आदमी उस सीट पर बिठाए तो मैं झुंझला कर बोल उठा, आप गाड़ी कैसे चलाओगे? खुद कहां बैठोगे? ये मेरा काम है, मैं कर लूंगा। उसने गर्व मिश्रित साधिकार घोषणा की। मैंने असमंजस में आकर पीछे बैठना ही बेहतर समझा। वहां कमोवेश गिरने का डर तो नहीं रहेगा और उस समय पीछे की सीटें पूर्ण रूपन भरी नहीं थी और मुझे तनिक भी आशंका नहीं थी कि पीछे की स्थिति भी बदतर हो जाएगी। वैसे भी ड्राइवर के साथ वाली जगह पर इस इलाके के प्रभावशाली लोग ही बैठते थे। इस जगह पर उनका अघोषित आरक्षण था। मुझ जैसे का उनके साथ बैठना उन्हें असहज बना रहा था। 1-2 बार इशारों से और वाक्यों से मुझे पीछे आराम से बैठने की सलाह ड्राइवर और तथाकथित उच्च लोग दे चुके थे, परंतु वहां बैठकर मैंने भी अपने को विशिष्ट समझने का भाव लिया था। मेरे वहां से उतरकर पीछे चले जाने से उन लोगों के चेहरे से हार्दिक संतुष्टि का भाव प्रकट हो रहा था। मेटाडोर के पीछे वाले हिस्से में 2 लंबी लंबी सीटें थी जिन पे 4-4 लोग आसानी से बैठ सकते थे, परंतु कंडक्टर ने देखते ही देखते उसमें 6-6 व्यक्ति खिसका खिसका कर एडजस्ट कर दिए थे। मैं आगे और पीछे की सीटों पर बैठने की प्राथमिकताओं और उपयोगिताओं के गणित में उलझ कर रह गया था। मेरे सामने की सीट पर 4 औरतें थी और 2 आदमी। उसमें 3 औरतें और दोनों आदमी 60-70 के आसपास बूढ़े और थके थे। सिर्फ एक औरत जवान थी, शायद काली सी। वो घूंघट लिए थी और उसकी गोद में एक 1.5 साल का बच्चा था, उस जैसा ही। उस बच्चे वाली औरत के दांत सफेद मोती जैसे थे जो घूंघट में चमक रहे थे। बच्चा अक्सर रो उठता था, जिसे चुप कराने के लिए उसे छाती से सटाकर दूध पिलाना पड़ता था, जिसके लिए उसे काफी सावधानी रखनी पड़ती थी कि कोई नजर उसका पोषण अंग ना देख ले। जिस सीट पर मैं बैठा था उसमें एक कम उम्र का जवान लड़का गेट की तरफ, 2 अधेड़ औरतें, एक मुच्छड़ अधेड़, एक मैं और मेरे बगल में ड्राइवर की सीट के एकदम पीछे एक पर्दा नसीब। ड्राइवर के साथ एक पुलिस वाला, एक ठेकेदार और एक अध्यापक था जो जोर जोर से बातें और बहस करता था। एक तो बोरियों की तरह ठूसे, ऊपर से बोरियत का आलम, कहीं कोई खूबसूरती का चिन्ह नहीं था। मैं कसमसाया और अंदर चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर अफसोस उस यात्रियों से भरी मेटाडोर में कहीं कोई रोमांस लायक नहीं था। सारे चेहरे थके, बोझिल और बूढ़े थे। ज्यादातर अधेड़, मुच्छड़ या झुर्रियों भरे चेहरे थे। मैं खूबसूरती की तलाश में था। बच्चे वाली काली नवयौवना घूंघट की आड़ से अक्सर मुझे देख लेती थी जब मेरी नजरें कहीं और होती थी। उसका चेहरा तो ठीक से नहीं देख पाता था, परंतु पोषण वाली जगह अक्सर दृष्टि पड़ जाती थी। वो झट से बच्चे का दूध छुटाकर अपने को पूरा ढक लेती थी। मेरी खूबसूरती की तलाश पर्दा नसीम पर आकर अटक गई थी। वो बुरके में थी। लड़की, नवयुवता या स्त्री, न जाने कौन थी। उसका कोई भी अंग या कोर नहीं दिख रहा था जिससे खूबसूरत बदसूरत का अंदाजा लगा सके। खूबसूरती की खोज में असफल, निराश और सुंदरता के दर्शन दुर्लभ है। मैंने आंखें बंद कर ली। कुछ एक पलों बाद मैंने आंखें खोली तो देखा घूंघट वाली अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, मगर उसकी आंखें मुझ पर स्थिर थी। मैं आचकचाया और अपनी दृष्टि पर्दा नसीर पर फेरती।
उसकी आंखें भी महीन जालियों में कैद थी, बड़ी कोफ्त हो रही थी। अचानक उसने बुर्के की जेब से हाथ बाहर निकाला और अपने चेहरे पर फेरते हुए मध्यम स्वर में कहा, क्या आफत है, मेरी सांस न घुट जाए। उसके हाथ और साइड से चेहरे की झलक पाकर मुझे आभास हो गया कि ये लड़की बला के खूबसूरत होगी। मुझे लगा सुंदरता हर जगह होती है, तलाश करनी पड़ती है। मैं उसे कनखियों से देख लेता। अब मेरा ध्यान सिर्फ उसी पर केंद्रित था, कैसे पूर्ण चांद दिख जाए। मैंने एक नजर चारों ओर दौड़ाई। सब ऊब और ऊँग रहे थे। शाम के 7 बज रहे थे। रात का अंधेरा घिर आया था। गाड़ी अपनी गति से चल रही थी और हर आधा 1 किलोमीटर पर गाड़ी रुकती, सवारियां उतारती और चढ़ाती थी, परंतु यात्रियों की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं आ रहा था। पर्दा नसीन हसीना ने व्याकुल होकर अपने चेहरे के हिजाब को उलट दिया और मेरी तरफ मुखातिब होकर बोली, हाँ, बड़ी बेबसी है, घुटन है एकदम। मैं हतप्रभ उसकी ओर अपलक निहारता ही रह गया। उसके चेहरे पर अजीब सा आकर्षण और सम्मोहन था जिसने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया था। वो बला की खूबसूरत थी और उसका बदन तराशा हुआ था। उसकी आंखों में बेपनाह गहराई थी। वो मेरी तरफ उत्सुक नजरों से देख रही थी। मैं प्रतिक्रिया विहीन भाव शून्य अवस्था में शब्दहीन और अर्थ व्याकुल था। कई सारी जोड़ी आंखें उस पर केंद्रित हो गई तो झट से उसने अपना चेहरा ढक लिया और मैं चेतन अवस्था में आ गया। मैंने सोचा इश्क करने के लिए उससे ज्यादा उपयुक्त कोई नहीं होगा। कम से कम जिंदगी में एक आध गर्लफ्रेंड होनी जरूरी है जिससे मैं अभी तक महरूम था। मेरी तलाश पूर्ण हो चुकी थी। मैंने मन ही मन अपनी दीदी का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने कुछ समय के लिए छुट्टियों में अपने साथ रहने को बुलाया था। लीलापुर आ गया था। कई सवारियां उतरी थी। बच्चे वाली औरत गायब थी। वो कब उतर गई पता ही नहीं चला। यहां पर कोई सवारी नहीं चढ़ी। मेटाडोर कुछ हल्की हो गई थी। राहत सी महसूस हो रही थी। कुछ तरह की गंधों और उमस से निजात मिली थी। ठीक से बैठ जाइए, हसीना बोली। मैं खिसक के बैठ गया। उसने खालिस्तान की पूर्ति कर दी। अब भी उसका जिस्म मेरे शरीर के संपर्क में था। काफी अच्छा लग रहा था। मैं सीट को बाएं हाथ से पकड़े था। संभावित धचके से बचने के लिए उसने कुछ सोचा और अपनी हथेली मेरे हाथ पर टिका दी। हाय, एक करंट हाथों से होता हुआ मन मस्तिष्क पर पहुंच गया। खून का प्रवाह रुक गया। प्यार का आवेग चल पड़ा। मैं बुखार में दग्ध हो उठा था। मैं जड़वत वैसा ही बैठा रहा। नहीं हो, मेरा हलक सूख गया। हाँ, और आप? यहीं की हूँ। लालगंज घर है, प्रतापगढ़ में सर्विस करती हूँ। आप स्टूडेंट हैं? हाँ, सही अनुमान है आपका। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमए का छात्र हूँ। एक लंबी खामोशी। सफर जारी था। उसकी हथेली हल्के हल्के मेरी हथेली को दबा रही थी। मादकता की अनुभूति हो रही थी। लालगंज आने वाला था। ड्राइवर ने चेताया, किराया निकाल कर रख लो। लालगंज में उस समय बिजली आ रही थी, इसी कारण रोशन हो रहा था लालगंज। मेटाडोर एक झटके से रुकी और हम दोनों एकदम सट गए। लड़की ने मेरी तरफ मध्यम खुमार भरी उत्सुक नजरों से देखा। उसकी निगाहें शायद खुलकर दिल का राज कह देना चाहती थी, मगर कामयाब ना हो सकी। उन आंखों में एक हल्की सी चमक पैदा हुई, परंतु गुम हो गई। सारे यात्री मेटाडोर से उतरते जाते और किराया देते जाते थे। ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा। लड़की ने मेरी तरफ देखा। ड्राइवर बोला,
साथ में हो। हम दोनों में से कोई नहीं बोला। उसने दोनों का किराया मेरे से काट लिया। हम दोनों साथ साथ चल रहे थे। काला कांकर रोड में दीदी का घर था। मैं एक बार पहले भी आ चुका था। शायद उस हसीना का घर भी उधर होगा। एकदम से लालगंज की बिजली गुम हो गई और वो मुझसे सट गई। उसने मेरी बाह पकड़ ली थी और बाह पकड़े पकड़े ही चल रही थी। रोमांटिकता फिर चल पड़ी थी। मैंने फ्रेंड बनाने की गरज से उसका नाम पूछा। तरन्नुम। और आपका? आनंद। मुझसे दोस्ती करोगी? जरूर, क्यों नहीं। मैंने अपना कांटेक्ट नंबर दिया। उसने नहीं दिया। रास्ता खामोशी और रोमांच से तय हो रहा था। मैं प्रसन्नता के उच्चतम शिखर पर था, गर्वानुभूति से घिरा हुआ। अप्रत्याशित रूप से उस हसीन दोस्त का मिलना किसी सौगात से कम नहीं था। अचानक वो रुकी। उसने मेरी हथेली अपनी हथेलियों से रगड़ी और बोली, काम काम नहीं करोगे? काम? काम का मतलब? लड़की ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों से मेरी दोनों हथेलियों को गुदगुदाया। काम? काम नहीं जानते? उसने मेरी आंखों में अपनी आंखें डाल दी। उसकी आंखों में नशा था, आमंत्रण था। मगर मैं संज्ञा शून्य हो चुका था। उसका ये रूप देखकर मैं पाषाण बन चुका था। मेरी कल्पनाओं और भावनाओं को भयानक आघात लगा था। हसीना फिर लड़की में तब्दील हो चुकी थी। तो ये काम करती हो? हाँ, क्या करे, मजबूरी है। ऐसी क्या मजबूरी है? मैं नॉर्मल हो चुका था। उसकी आंखें नम थी, गला रूंध गया था। उसने धीमे और बोझिल आवाज में कहा, हम अब्बू अम्मी को मिलाकर 10 जने का परिवार। अब्बू बढ़ई का काम करते हैं, खाने के लाले पड़े रहते हैं। फिर बढ़ईगिरी कभी चलती है, कभी नहीं। घर का खाना खर्चा और भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई कैसे चले? अब्बू की बढ़ईगिरी से 2 जनों का भी खर्चा नहीं निकल सकता। मैं घर में सबसे बड़ी, मुझे भी तो घर की जिम्मेदारी निभानी है। 9वीं पास में और क्या काम कर सकती हूँ? मैं आगे नहीं पढ़ पाई तो क्या मेरे भाई बहन भी पढ़ाई लिखाई से महरूम रहे? उन्हें तो योग्य बना दूं। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया था और कुछ अलग हटकर खड़ी हो गई थी। ऐसी मजबूरी की दास्तान तो हर गलत काम करने वाला सुना देता है। उसने गमगीन अविश्वसनीय निगाहों से मुझे देखा भर था और मेरी बर्फ पिघलने लगी थी। लड़की कुछ पल रुकी, फिर उसने मेरी नजरों में झांका। शायद मेरी आंखों में अपनी बातों की सच्चाई परख रही हो, और फिर बोली, आज शहर के होटल में बुलाया था, परंतु कस्टमर शाम को ही वापस दिल्ली लौट गया, इसीलिए मेरा काम नहीं हुआ। मैंने सोचा तुम नए हो, तलाश में भी दिखे, शायद एक रात की दुल्हन का अनुभव करना चाहोगे, परंतु तुम तो। खैर, ये पहली बार नहीं है कि काम से खाली लौटी हो। उस लड़की की आंखों में निराशा, हताशा पसर गई थी और मैं मुजरिम की तरह खड़ा अपना गुनाह कबूल करने की तरफ अग्रसर था। मुझे लगा मुझे दंड मिलना चाहिए। उस गुनाह की सजा जो मैंने अनजाने में की थी, उसकी उम्मीदों को ठोकर मारकर मैंने अपना पर्स निकाला और कुछ 1 रुपया छोड़कर सारे रुपये उसके हथेली में रखकर उसकी मुट्ठी बंद कर दी। उसकी नरम और नाजुक हथेलियां बर्फ की तरह ठंडी पड़ चुकी थी। गुड बाय, मैंने जल्दी में कहा और तेज कदमों से उसे छोड़कर आगे बढ़ गया। मैं उससे इतनी दूर आ गया कि वो हसीन बला पूरी तरह से नजरों से ओझिल हो चुकी थी। बस कहानी खत्म।
उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमें सब्सक्राइब करिए। और हाँ, साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए और वहाँ पर आप हमसे बात भी कर सकते हैं और हमें अपनी कहानियों के सजेशन भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगले एपिसोड में। धन्यवाद।